नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट केस पर बात करने वाले हैं। जी, घनश्याम सोनी बनाम दिल्ली सरकार का मामला। हाँ, इसमें पति पत्नी के बीच क्रूरता के आरोप, मतलब आईपीसी 498A, और शिकायत दर्ज करने की जो टाइम लिमिट होती है सीआरपीसी 468, वो मुद्दे थे। बिल्कुल, ये केस काफी लंबा चला, नीचे की अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य अंश हैं, और इसमें देखिए आरोप गंभीर थे, पर शिकायत दर्ज करने में कुछ देरी हुई और फिर सबूतों का भी सवाल उठा। हाँ, तो यही संतुलन देखने वाला है कि अदालतें कैसे देखती हैं। एक तरफ पीड़ित की सुरक्षा, दूसरी तरफ कहीं कानून का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। खासकर जब घटनाएं काफी पुरानी हो। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है 1998 में। अपीलकर्ता यानी पति और प्रतिवादी नंबर 2 यानी पत्नी, दोनों की शादी हुई। और मजे की बात यह है कि दोनों ही दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। जी, ये एक अहम पहलू है जो बाद में कोर्ट में भी उठा। शादी के कुछ ही समय बाद पत्नी ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। दहेज की मांग थी, ताने दिए जाते थे, पति और ससुराल वालों की तरफ से बुरा बर्ताव होता था। हाँ, सास, नंदे, ससुर, पति, इन सब पर आरोप थे। कुछ खास घटनाएं भी बताई उन्होंने, जैसे अप्रैल 1999 में मारपीट हुई, कलाई में चोट आई। फिर सितंबर 1999 में पति ने चाकू से धमकाया। और ननद पर भी मंगलसूत्र मांगने का आरोप था और न देने पर घर से निकालने की धमकी। फिर 8 सितंबर 1999 को उन्हें कथित तौर पर घर से निकाल दिया गया। पुलिस में शिकायत भी हुई। तब से वो अपने माता पिता के साथ रह रही थी। इसके बाद दिसंबर 1999 में जब वो गर्भवती थी, तब भी पालम एयरपोर्ट के पास पति पर मारपीट का आरोप लगाया गया। इसकी भी शिकायत दर्ज हुई थी। अप्रैल 2000 में बेटी हुई, पर आरोप है कि पति या परिवार से कोई मिलने नहीं आया, कोई खर्च नहीं उठाया, हालांकि पति ने पैटर्निटी लीव ली थी। फिर औपचारिक शिकायत मतलब प्रॉपर चैनल से वो CAW सेल में जुलाई 2002 में दी गई। और FIR दर्ज हुई दिसंबर 2002 में, धारा 498A, 406 और 34 IPC के तहत। 4 में चार्जशीट मतलब पुलिस की फाइनल रिपोर्ट, है ना? हाँ, कि जांच में क्या मिला। और मजिस्ट्रेट ने उसी दिन संज्ञान ले लिया, मतलब केस को सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया। फिर 2008 में जाके आरोप तय हुए 498A और 34 IPC के तहत। धारा 406 यानी अमानत में खयानत, वो हटा दी गई थी। लेकिन फिर पति सेशन कोर्ट गए। उनका कहना था कि ये सब झूठ है और शिकायत बहुत देर से हुई है। देखिए ना, घटनाएं 99 की, शिकायत 2002 की, और कोर्ट ने केस शुरू किया 2004 में। उनका तर्क था कि 498A के लिए 3 साल की जो लिमिट है वो तो 99 की घटनाओं से गिनी जानी चाहिए, तो 2004 का संज्ञान लेट है। और सेशन कोर्ट ने ये बात मान ली, पति और परिवार को बरी कर दिया। हाँ, सेशन कोर्ट ने कहा कि संज्ञान लिमिट के बाद लिया गया और एक काफी विवादित टिप्पणी भी की। हाँ, वो पुलिस वाली बात जी, कि शिकायतकर्ता खुद पुलिस ऑफिसर है, कानून जानती हैं, तो हो सकता है झूठा फंसा रही हो। ये कहा कि दूर के रिश्तेदारों को भी लपेट लिया गया है। ये तो अजीब तर्क था। फिर मामला हाईकोर्ट गया होगा। बिल्कुल। पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका डाली और हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला पलट दिया। अच्छा। हाँ, हाईकोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट की वो पुलिस अफसर वाली टिप्पणी गलत है, विकृत है। कोई पुलिस अफसर भी पीड़ित हो सकता है। और हाईकोर्ट ने माना कि शिकायत टाइम लिमिट के अंदर ही थी। तो अब पति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? जी, पति का कहना था कि हाईकोर्ट गलत है, सेशन कोर्ट टाइम लिमिट पर सही था। पत्नी का तर्क था कि टाइम लिमिट शिकायत दर्ज करने की तारीख यानी जुलाई 2002 से गिनी जाएगी, न कि संज्ञान लेने की तारीख 2004 से। और आखिरी घटना दिसंबर 99 की थी, तो शिकायत 3 साल के अंदर ही है। तो ये टाइम लिमिट वाला पेंच बहुत अहम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या स्टैंड लिया? देखिए, इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सहमत हुआ। अच्छा। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये सेटल्ड लॉ है, मतलब स्थापित कानून है, जैसा कि भरत दामोदर काले जैसे कई केसेस में कहा गया है। लिमिटेशन पीरियड यानी समय सीमा शिकायत दर्ज करने की तारीख से गिनी जाती है, यानी जुलाई 2002 से। बिल्कुल, या जिस दिन कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अर्जी दी गई हो, न कि उस तारीख से जब मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेता है, जो यहाँ 2004 में हुआ। तो अगर आखिरी घटना दिसंबर 99 की माने या सितंबर 99 की भी माने, तो जुलाई 2002 की शिकायत 3 साल के अंदर ही थी, इसलिए तकनीकी रूप से शिकायत में देरी नहीं हुई थी। सेशन कोर्ट इस पॉइंट पर गलत था। ठीक है, तो ये साफ हो गया कि शिकायत टाइम पे थी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने केस रद्द क्यों कर दिया?
मतलब अगर टाइम लिमिट ओके थी तो केस चलना चाहिए था। यहीं पर मामला घूम गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, टाइम लिमिट सही है, पर अब आरोपों की मेरिट यानी गुणवत्ता को देखते हैं। अच्छा, सबूतों पर बात आई। हाँ, कोर्ट ने पाया कि परिवार के बाकी सदस्यों जैसे सास, ननंदे, ससुर, इनके खिलाफ आरोप बहुत ही जनरल थे, अस्पष्ट, कोई खास डिटेल नहीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं। और पति के खिलाफ? पति के खिलाफ भी आरोप काफी हद तक वैसे ही थे। कब, कहां, कैसे मारपीट हुई, इसकी स्पेसिफिक जानकारी कम थी। कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, कोई चोट की रिपोर्ट नहीं, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं। और दहेज मांगने का जो आरोप था, उसका भी कोई सबूत जांच में नहीं मिला। तभी तो चार्जशीट में दहेज एक्ट की धाराएं नहीं लगाई गई थीं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि केस में दम नहीं है। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि अगर इन आरोपों को जैसा का तैसा मान भी लें, तब भी पहली नजर में, मतलब प्राइमा फेसी, पति या परिवार के खिलाफ कोई मजबूत केस नहीं बनता। और वो सेशन कोर्ट की टिप्पणी का क्या हुआ कि शिकायतकर्ता पुलिस अफसर है? सुप्रीम कोर्ट ने उस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा कि ये तर्क त्रुटिपूर्ण है और इससे न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ता है। फैसला सबूतों और कानून पर होना चाहिए। किसी के पेशे के आधार पर अनुमान नहीं लगाना चाहिए। सही बात है। हालांकि कोर्ट, हाई कोर्ट की इस बात से सहमत था कि कोई पुलिस अधिकारी भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है, लेकिन आरोप तो साबित करने होंगे। तो एक तरफ शिकायत टाइम पे, दूसरी तरफ सबूत कमजोर, और शायद वो चिंता भी थी कि 498A का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये चिंता जताई है कि कैसे कभी-कभी इन कानूनों का इस्तेमाल पूरे परिवार को, यहां तक कि बूढ़े माँ बाप, बहनों, दूर के रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए किया जाता है। इसी सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। आर्टिकल 142 वो क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट को एक असाधारण शक्ति देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है, भले ही वो किसी मौजूदा कानून या प्रक्रिया से थोड़ा हटकर क्यों ना हो। यानी भले ही केस तकनीकी रूप से चलने लायक था, क्योंकि शिकायत टाइम पर थी, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। हाँ, न्याय के हित में। कोर्ट ने ये देखा कि घटनाएं बहुत पुरानी है, 1999 की, सबूत बहुत कमजोर हैं, दोनों पक्ष तलाक ले चुके हैं, अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, तलाक भी हो चुका था? जी, वो फाइनल हो चुका था। तो कोर्ट को लगा कि इतने सालों बाद इस कमजोर केस में मुकदमा चलाना, दोनों पक्षों को और पीड़ा देना ठीक नहीं होगा। इसलिए FIR और चार्जशीट सब रद्द कर दिया गया। समझ गया। तो इस पूरे मामले से हमारे सुनने वालों के लिए टेक अवे क्या है, मतलब मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, पहली और सबसे अहम बात तो ये कि क्रिमिनल केस में शिकायत दर्ज करने की टाइम लिमिट CRPC 468 शिकायत फाइल करने की तारीख से गिनी जाती है, कोर्ट के संज्ञान लेने की तारीख से नहीं। ये बहुत क्लियर हो गया। दूसरा ये कि 498A जैसे मामलों में अदालतों को बहुत सावधान रहना होगा, खासकर जब आरोप अस्पष्ट हों और पूरे परिवार को बिना ठोस वजह के घसीट लिया गया हो। जनरल आरोपों से बचना चाहिए। तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्ति आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके न्याय के हित में किसी केस को खत्म कर सकता है, भले ही वो तकनीकी रूप से सही क्यों न हो। इसमें मामले का पुराना होना, सबूतों की कमी, पार्टियों का आगे बढ़ जाना, ये सब बातें मायने रखती हैं। और चौथा, किसी का पेशा, जैसे यहाँ पुलिस ऑफिसर होना, ये तय नहीं करता कि वो सच बोल रहा है या झूठ, या वो पीड़ित नहीं हो सकता। लेकिन आरोप तो आखिर सबूतों से ही साबित करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या? ये फैसला दिखाता है कि न्याय में एक नाजुक संतुलन साधना कितना जरूरी है। एक तरफ जो सच में क्रूरता के शिकार हैं, उन्हें समय पर न्याय मिले, दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया खुद ही उत्पीड़न का हथियार न बन जाए, खासकर तब जब घटनाएं सालों पुरानी हो, सबूत कमजोर हो, यादें धुंधली पड़ चुकी हों। सवाल यह है कि समय बीत जाने का वजन, भले ही शिकायत कानूनी तौर पर देरी से न हुई हो, कितना होना चाहिए? कब न्याय का तकाजा ये कहता है कि इतने पुराने और कमजोर मामले को अब चलाना ठीक नहीं।